Hello everyone. So let's start with the chapter trigonometry. Before starting this chapter ना कुछ सिंपल बातें आपको मैं समझाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मैथ्स में चीज़ें काम कैसे करती हैं। एक जब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे ना तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते कि चीज़ें फॉर्मूला ये सब आता कैसे है। ठीक है, तो मैथ्स में एक सबसे बेसिक बात होती है किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ हमने कुछ रिजल्ट देखा। ठीक है, फिर उस रिजल्ट को ना हमने जनरलाइज किया, उसको बोलते हैं हम लोग जनरलाइजेशन। यानी कि पहला काम हुआ ऑब्जर्वेशन, फिर उसका हुआ जनरलाइजेशन। अभी ये क्या चीज़ है, अभी नीचे के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लो ना कि तुमको ही ले लेते हैं, तुम एक दिन डिसाइड करते हो कि चलो बैठे बैठे क्या करें, सर्कल बनाते हैं बहुत सारे। तो तुमने एक सर्कल बनाया। अब तुमको पता है ये सर्कल का बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो ये रहा इसका सरकमफेरेंस जिसको मैंने नाम दिया C1। ये रहा इस सर्कल का डायमीटर जिसको मैंने नाम दिया D1। मेरे को नहीं पता इसमें क्या आने वाला है, मैं क्या करता हूँ ना इस सरकमफेरेंस को मेज़र करता हूँ। किसी भी थ्रेड से आप मेज़र कर सकते हो। थ्रेड इस पे ऊपर लगाया, उसको ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है, और स्केल से उसका मेज़रमेंट ले लिया। सपोज करो वो मेज़रमेंट आता है x। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इस डायमीटर को भी मेज़र कर लेता हूँ। सपोज इस डायमीटर का लेंथ निकल के आया, सपोज करो y। तो मैंने क्या किया, जो सरकमफेरेंस x निकल के आया था ना उसको मैंने y से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही कर दिया, किसी ने मुझे बताया नहीं, मेरे को नहीं पता कि क्या आने वाला है, मैंने ऐसे ही डिवाइड कर दिया। तो मेरे को एक नंबर निकल के आया। वो नंबर कुछ इस टाइप का था 3.14 समथिंग समथिंग। ओके, फिर मैंने सोचा चलो एक बड़ा सर्कल बनाते। फिर मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। बड़ा सर्कल जब मैंने बनाया तो वहाँ भी मैंने इस सरकमफेरेंस को मेज़र किया। ठीक है, सपोज वो है C2। फिर मैंने इस डायमीटर को भी मेज़र किया, उसकी लेंथ है D2। तो जैसे मैंने यहाँ पे सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करके देखा था तो एक वैल्यू मिली थी ना, बस वैसे ही मन किया कि चलो इसका सरकमफेरेंस और इसका डायमीटर डिवाइड करके देखते हैं। तो मैंने कर दिया डिवाइड। इसके लिए मैंने क्या, इस सेकेंड सर्कल का C2 जो कि कुछ लेंथ होगा और डायमीटर को डिवाइड किया D2। जब मैंने इसका भी रिजल्ट निकाला तो देखा कि ये भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नंबर निकल के आया 3.14। तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें अब ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुई, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई। मैंने क्या किया ना, अब सोचा चलो एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। तो मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। फिर वही काम जो इधर किया था, जस्ट मैं अपना रिजल्ट ना वेरीफाई करना चाहता हूँ कि क्या ये जो चीज़ मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना बाकी दो सर्कल में, क्या इस बड़े सर्कल में भी काम कर रही है क्या। तो मैंने वही काम किया, C3 को मेज़र किया, यहाँ से इसके डायमीटर D3 को मेज़र किया और फिर क्या दोनों का लगा दिया डिवाइड। ये लगा दिया डिवाइड, फिर से वही नंबर। अब मुझे लगा कि दाल में कुछ तो काला है। फिर मैंने अपने इस ऑब्जर्वेशन को ना फर्दर चेक करने के लिए ना एक और बड़ा सा सर्कल बनाया। ये बड़ा सा सर्कल, इसका सेम काम जो मैंने तीनों में किया था। इसका सरकमफेरेंस C4 था, इसको मेज़र किया। इसके डायमीटर D4 था, इसको मेज़र किया। सेम फिर से वही C4 को D4 से डिवाइड किया, नंबर निकल के आया 3.14 कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर मैं एक छोटा सर्कल बनाऊँ या उससे बड़ा बनाऊँ या उससे बड़ा बनाऊँ
या उससे भी बड़ा बनाऊं, अगर मैं उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर को जब डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक ही नंबर बार बार मिल रहा है, 3.14, 3.14, 3.14, 3.14। तो ये हुई ऑब्जर्वेशन कि मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे एक बात पता चली कि इसका मतलब जितने भी सर्कल में बनाऊंगा, चाहे बड़ा या छोटा, और उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जब भी रेशियो लूँगा तो मुझे सेम नंबर मिलने वाला है, 3.14। ठीक है, अब इसी चीज़ को ना ऐसे भी एक बार हम देखते हैं। देखो, ये जो सरकमफेरेंस है ना, इसको मैंने यहाँ फैला के रखा हुआ है ऐसे, और ये जो डायमीटर है ना, इसको भी मैंने यहाँ फैला दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ। देखो, एक को रखा, दो को रखा, तीसरे को रखा। मतलब ये जो डायमीटर है ना, ये पूरा पूरा 3 टाइम्स तो कवर हो गया, यानी कि डायमीटर से ये 3 टाइम्स तो बड़ा है, 3 टाइम प्लस कुछ है, प्लस कुछ समथिंग है यहाँ पे। वो समथिंग क्या है, तो उसके लिए ना मैंने क्या किया, इस डायमीटर को यहाँ ऐसे ऐसे रखा और इसके 7 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, ये 7 इक्वल पार्ट्स है। अब ये जो छोटा सा पार्ट यहाँ पे बचा है ना, इसको मैंने इस पूरे डायमीटर से कंपेयर किया। जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो पता चला कि ये इसका 1/7 तो नहीं है। 7 इक्वल पार्ट में से ना एक पार्ट जो है उसके अगर इक्वल होता तो मैं बोलता ये पूरा पूरा 1/7 है इसका, लेकिन ये 1/7 नहीं होके इससे थोड़ा सा छोटा है। तो अगर ये थोड़ा सा छोटा है ना तो मैं मान लेता हूँ कि चलो ये अप्रोक्स इसका 1/7 पार्ट है। तो 3 तो पूरा पूरा था ही, प्लस उसमें एक्स्ट्रा 1/7 पार्ट आया। ठीक है, यानी कि 3 + 1/7। जब इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा 22/7। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 3.14। ओके, हमको पता है कि हमने जो 1/7 पार्ट लिया है ना यहाँ पे, ये वाला, एक्चुअली में ये 1/7 से थोड़ा छोटा है, लेकिन हमने 1/7 मान लिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये थोड़ी सी बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये लगभग 3.14 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, जो रेशियो यहाँ पे निकल के आया था 3.14, 3.14, 3.14। ठीक है, अब इसी 3.14 को अगर आपको पता है तो इसी को तो आप पाई बोलते हो। ठीक है, और कभी कभी इसी को आप 22/7 लिख भी देते हो, जबकि हमें क्लियरली पता है कि ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हुई कि हमने कुछ चीज़ को ऑब्जर्व किया और वहाँ से एक रिजल्ट निकाला कि भैया जो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है ना, वो हमेशा 3.14 के आसपास आता है। अब जब मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया, अब इसको करते हैं जनरलाइज। अब देखो जनरलाइज कैसे करते हैं। अब सपोज मैं अब इसको जनरलाइज करने के लिए मैं बोल दूंगा कि कोई भी एक सर्कल हो जिसका सरकमफेरेंस C हो और डायमीटर D हो, तो जब भी C को D से डिवाइड किया जाएगा एक नंबर आएगा 3.14 समथिंग समथिंग, इसी को पाई बोल दिया जाएगा। शॉर्ट में बार बार कौन इतना बड़ा नंबर बोले, इसीलिए हम बोलते हैं कि चलो आज से तू पाई हुआ। तो ये C/D जो है ना, वो पाई निकल के आया, और यहाँ से ही तो आप क्या करते हो, D को उधर भेज देते हो, तो ये हो जाता है D × पाई। फिर इस डायमीटर को भी पता है ना आपको कि ये जो डायमीटर है ना, ये रेडियस के डबल होती है। तो इस D के जगह आप 2 × R रख देते हो, तो ये बन जाता है 2 × R × पाई, जिसको हम बोल सकते हैं 2πr।
तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो कि सारे सर्कल पे काम करता है। तो ये हुआ इस रिजल्ट का जनरलाइजेशन। पहले किया हमने ऑब्जर्वेशन, जब हमने देखा कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ना सर्कल जैसी हर एक सर्कल पे, मतलब हर एक सर्कल पे एक ही रिजल्ट दे रहा है, तो उसको फिर हमने कर दिया जनरलाइज। तो मैथ्स बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जनरलाइजेशन फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें तो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन जैसे यहाँ पे जनरलाइजेशन ऑब्जर्वेशन चला है ना, बस वही पूरा गेम ना ट्रिग्नोमेट्री में भी चलता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही वैसे डेवलप हुई है, जनरलाइजेशन फिर पहले ऑब्जर्वेशन फिर जनरलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले। आपको पता है अगर एक ट्राइंगल है, इसमें दो साइड अगर इक्वल हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक खास बात क्या होती है कि जो दो साइड है ना, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। या फिर अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, जिसको अपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर ए बी ए सी के इक्वल हुआ, ए बी ए सी के इक्वल हुआ, तो इसके अपोजिट वाला साइड, ए सी के अपोजिट साइड बी, ए बी के अपोजिट साइड सी, ये दोनों इक्वल होंगे। या फिर बोलो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें दोनों दो एंगल इक्वल है, यानी कि अगर बी और सी इक्वल है तो बी के अपोजिट वाला साइड ए सी और सी के अपोजिट वाला साइड ए बी इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इसका हम यूज करके ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से समझने वाले हैं। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सबको पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल होता है। यहाँ पे अब देखो, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ से अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। सो देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना दो रूट वर्ड्स हैं, ट्रिग्नोन एंड मेट्री। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्री का मतलब होता है टू मेजर या फिर मेजरमेंट। यानी कि इसमें पूरा जो हम देखेंगे ना वो ट्राइंगल के मेजरमेंट के ऊपर ही होगा सब कुछ। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू मेजरमेंट इन ट्राइंगल्स, सो दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मेजर क्या करेंगे, तो एक्चुअली हम मेजर करेंगे उनके साइड्स को। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्री का हीरो कौन है, हु इज द हीरो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली हम लोग क्लास 10 की बातें कर रहे हैं, तो अभी हमारा हीरो है एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो द हीरो इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन but it can be applied in any types of triangle. It can be acute, obtuse or right. एक बात ये आपको समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि बस एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हम एक्यूट में भी कर सकते हैं, वो हम ऑब्ट्यूस में भी कर सकते हैं, और वो हम राइट में तो करते ही करते हैं। ठीक है, देखेंगे हम कैसे एक्यूट में लगा सकते हैं और ऑब्ट्यूस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे। तीसरी चीज, द आइडिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्री गेट एक्सटेंडेड टू सर्कुलर सिस्टम इन विच वी एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो होता क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री डेवलप तो ऐसे हुई है, लेकिन फिर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे जैसे क्लास 11, तो वहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री को हमें फिर सर्कुलर सिस्टम में
एक अलग डेफिनेशन के साथ डिफाइन करते हैं। तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का हो जाता है एक्सटेंशन, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बिना कुछ किए ना हमने उस चीज़ों को एक्सटेंड किया, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, उसको फिर हम एक सर्कुलर सिस्टम में देखते हैं, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के हीरो के बारे में बात कर ली, और सर्कुलर सिस्टम हम बोल सकते हैं ना सुपर हीरो। ठीक है, तो वी विल confine our discussion to right angle triangles as we are in class 10। अब फिर से वही काम, अब ट्रिग्नोमेट्री डेवलप कैसे हुई, तो फिर से वही बात, ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद जनरलाइजेशन। आइए करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सपोज जैसे मैंने उधर सर्कल के साथ कुछ किया था ना, आज चलो हम एक ट्राइंगल को पकड़ते हैं। मैंने पकड़ा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप ही हो, आप क्या करते हो ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, आपने एक ऐसी लाइन बनाई, एक सीधी लाइन बनाई, और आपने क्या किया ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को ना एकदम सेम रखा, और फिर आपने इसको मिला दिया, ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल हैं और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, तो ये दोनों के तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये याद रखनी है बातें। ठीक है, तो ये चलिए हमारा ट्राइंगल ये रहा। बस क्या ऑब्जर्व करते हैं, मैंने एक ट्राइंगल बनाया 1 सेंटीमीटर का, इधर भी है 1 सेंटीमीटर, और मेरे को पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें मैं लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि साइड देखो, साइड दोनों सेम है ना, तो इफ साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये एक तो 90 डिग्री फिक्स है, अब मेरे पास बचे दो एंगल और बच गया 90 डिग्री। इसी 90 डिग्री को इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है, इक्वली डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल ही होंगे, तो एक के पास 45 जाएगा, दूसरे के पास भी 45 जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा था ना, बस वैसा ही कुछ। अब मैं अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ये है अपना हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा ना, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा ना स्क्वायर, ये होगा 2, देयरफॉर हाइपोटेनस आएगा √2। हाइपोटेनस निकल के आए √2। अब फिर से वही बात, जैसे हमने उधर सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड किया था अपनी मर्जी से, तो बस इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर देते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या किया ना, डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर था मेरा 1, हाइपोटेनस निकल के आया √2, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर सकता हूँ 1, और ये √2 क्यों किया, मेरी मर्जी, मेरे को भी नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैं तो बस ट्रायंगल के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर और बेस को भी डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया परपेंडिकुलर बेस को डिवाइड,
जो कि है 1/1। ठीक है, अब सोचो और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने क्या किया ना, इसको इससे डिवाइड किया, यानी कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से कर दिया तो कुछ मिला। मैंने बेस को भी कर दिया हाइपोटेनस से, इसको भी इससे डिवाइड कर दिया और एक बार इसको भी इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 3 रेशियो मेरे को मिले। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सर मैंने इसको इससे किया था ना, अब उल्टा करता हूँ, इसको इससे करता हूँ। फिर मैंने इसको इससे किया था ना, उल्टा करता हूँ, इसको इससे करता हूँ। फिर मैंने इसको इससे किया था ना, अब उल्टा करता हूँ, इसको इससे करता हूँ। ठीक है, तो टोटल 6 तरीके से मैं रेशियोज निकाल सकता हूँ। तो मैंने सारे रेशियोज निकाल के पटक दिए यहाँ पे। तो अब उल्टा इसका h/p, तो ये आएगा √2/1। अब उल्टा इसका यानी कि h/b, यानी कि आएगा √2/1। फिर उल्टा इसका यानी कि b/p, यानी कि 1/1। ठीक है, अब फिर से वही खुजली। मैं एक ट्राइंगल फिर बनाता हूँ जो कि है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही, लेकिन इससे बड़ा है। मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मैंने बस ये रिजल्ट इस ट्राइंगल में निकाले। ठीक है, मैंने एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जो कि है वैसा ही आइसोसेलेस, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो सपोज इसका लेंथ में मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, इसका हाइपोटेनस निकालता हूँ, ये h1, चलो इसको लेता हूँ h2। तो इसका हाइपोटेनस निकालूंगा तो h2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि h2 स्क्वायर जो होगा वो होगा 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 स्क्वायर इज 18। so h is √18। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से वही खुजली। मैं क्या करता हूँ ना, एक बार इसको इससे डिवाइड करके देखता हूँ, मेरे को नहीं पता क्या आने वाला है। ठीक है, ये आया अपना 3√2। तो मैंने क्या किया ना, इसके परपेंडिकुलर को इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। तो इसका जो परपेंडिकुलर था वो 3 था, हाइपोटेन्यूज आया 3√2। तो ये रेशियो निकल के आया 3 कैंसिल, 1/√2। फिर मैंने निकाला इसके बेस को इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, तो ये निकल के आया 3 और ये 3√2, यानी कि फिर से वही 1/√2। फिर मैंने परपेंडिकुलर और बेस इसके वाले को डिवाइड किया, तो ये आया 3/3, यानी कि 1/1। अब यहाँ से ना मेरे को कुछ दिखा। मैंने इस ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिया था तो 1/√2 आया था। मैंने जब थोड़े से बड़े ट्राइंगल में रेशियो निकाला तो ये 1/√2 निकल के आया। मैंने जब इसका बेस और इसके हाइपोटेनस का रेशियो निकाला था तो 1/√2 आया था। मैंने जब इस वाले ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेनस का रिजल्ट निकाला तो 1/√2 ही आया। मैंने इसका p/b किया तो 1/1 आया, मैंने इसका p/b किया तो 1/1 ही आया। तो अब दिमाग की घंटी बजी। अब मैंने ऑब्जर्वेशन को ना और आगे बढ़ाया। तो जब मैंने इस ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया, अब बाकी का 3 रेशियो वैसे ही, इसका उल्टा, ठीक है, वो सेम ही आएगा। मैंने इस ट्राइंगल को फिर पकड़ा और कंफर्म करने के लिए क्या ये रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, मैंने इसको भी लिया। तो सपोज ये है 5, ये है 5। अब ध्यान से देखो ना, तो यहाँ भी एक ऑब्जर्वेशन है 1 तो हाइपोटेनस 1√2, 1, ये 1,
ये 1 तो हाइपोटेनस 1√2, √2 मतलब 1√2, ये 3, ये 3 तो हाइपोटेनस 3√2, ये 3 इसके आगे चिपक गया, तो ये 5, ये 5, तो अब सीधा मैं बता सकता हूँ कि ये तो होगा सर 5√2। वैसे ही मैंने एक 10 वाला ट्रायंगल पकड़ा, 10 10, ये 10 ये 10, तो ये 10√2। फिर से वही काम, मैंने अपने रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए इसका रेशियो निकाला, तो इसमें h और p और h का रेशियो आया 5/5√2 यानी कि 1/√2। इसमें b और h का रेशियो आया 5/5√2 यानी कि 1/√2। इसमें p और b का रेशियो आया 1/1, दैट इज 5/5, 1/1। फिर आगे का रेशियो अब देख लो, ठीक है। तो मेरे को ना यहाँ से अब एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनाऊं, राइट, ठीक है, जिसमें कभी छोटा हो, उससे बड़ा हो, या फिर उससे बड़ा हो, या फिर उससे बड़ा हो, और उसमें किसी दो साइड का रेशियो लो, जैसे यहाँ पे पीएच का लिया, 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 तो मेरा जो रेशियो होगा ना सभी में 1/√2, 1/√2, 1/√2 ही आ रहा है। बाकी इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो भी सेम 1/1, 1/1, 1/1, 1/1 ही आ रहा है। अब मेरे को मिल गया खजाना। ये रिजल्ट ना मैंने अभी कुछ डिस्कवर कर लिया ना, नई चीज़ डिस्कवर हो गई। मैं इसको एक डायरी में नोट करके रख लेता हूँ। मैं इस चीज़ को डायरी में नोट करके रख लेता हूँ कि देखो, अगर कोई भी तुम ऐसा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हो, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो तुम छोटा बनाओ या उससे बड़ा या उससे बड़ा या उससे बड़ा, तुम जब भी किसी दो साइड का रेशियो लोगे ना तो वो रेशियो सभी में सेम ही आएगा, ठीक है। अब मैं और थोड़ा क्यूरियस होता हूँ, और थोड़ा क्यूरियस होकर ना ट्रायंगल को थोड़ा चेंज करता हूँ। इस पर ट्रायंगल लेता हूँ, राइट ही लेता हूँ, 90, 30, 60 वाला लेता हूँ। जब ऐसे दो चार ट्रायंगल को टेस्ट करता हूँ ना, 30, 60 और 90, फिर एक इससे बड़ा ले लिया, 30, 60, 90। तो इन चीज़ों में भी मैं क्या करता हूँ, वही रेशियो, इसका साइड मेज़र करता हूँ, इधर वाले को मेज़र करता हूँ, इधर वाले को मेज़र करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, और मुझे मिलता है सेम रेशियो तीनों में। पहले वाले से अलग मिलता है, मतलब यहाँ जो P/H रेशियो मिलता है ना, ये इससे तो अलग मिलता है, लेकिन ये P/H रेशियो ना इन सभी ट्रायंगल के लिए सेम मिलता है। तो मेरे फिर दिमाग की घंटी बजती है, इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल एक लिया जाए जिसमें एंगल को फिक्स रखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर कि ट्रायंगल इज स्मॉलर कि बिगर कि वेरी बिग, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर टू साइड्स विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम। और बस यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, एक नया ब्रांच बन जाता है इन मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। यही है ट्रिग्नोमेट्री। ऑब्जर्वेशन मैंने कर ली, रिजल्ट मैंने लिख लिए, अब मैं इसको करता हूँ जनरलाइज। जनरलाइज कैसे करते हैं, तो अब वही जनरलाइजेशन के लिए कोई भी ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल।
मुझे पता चल गया कि अब तो रिजल्ट सब में सेम ही आने वाला है। 1 मिनट में एक ट्राइंगल बनाता हूँ। राइट एंगल, इरेजर, ट्राइंगल, ट्राइंगल जो कि है 90 डिग्री वाला। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइट। और क्योंकि अब मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूं तो मेरे को पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड के रेशियो है वो सेम ही आ रहा है। तो जनरलाइज वो एंगल कुछ भी हो सकता है। 45 में सारे 45 का सेम होगा, 30-60 में सारे 30-60 का सेम होगा। वैसा ही किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल जिसको मैंने बोल दिया थीटा, जनरलाइज में बोला थीटा, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप थीटा 30 रख दो, 60 रख दो, 90 45 रख दो, 1 डिग्री रख दो, 2 डिग्री रख दो, कुछ भी। उसमें जितने भी वैसे ट्राइंगल आप बनाओगे ना, उसमें सब में E/H का रेशियो, यानी कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, फिर इसका उल्टा, इसका रेशियो, इसका रेशियो, और फिर इसका रेशियो सेम ही है, ठीक है। इस एक ट्राइंगल में हमको 6 रेशियो मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, ठीक है। तो इस 6 रेशियो जो मिले हैं ना, इन 6 रेशियो को बोलते हैं लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला रेशियो इज P/H, दूसरा रेशियो इज B/H, तीसरा रेशियो इज P/B, ये मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कभी कभी ना, जैसे ये थीटा एंगल से, मतलब मैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा हूँ, ये जो साइड है ना, इसको मैंने बेस बोला है, तो इसके जो अपोजिट वाला है वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस जो होगा ना, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि थीटा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो एक तो एंगल ये हो सकता है, एक तो एंगल ये हो सकता है। सपोज मैं इस ट्राइंगल को फ्लिप कर दूँ ना, फ्लिप करने का मतलब हुआ इसको ऐसे लो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दिया, तो अब क्या हुआ, देखो जो बेस है ना वो परपेंडिकुलर बन गया। ये देखो बेस बन गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बन गया बेस। लेकिन क्या सेम रहा, हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे फ्लिप कर दूं तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, हाइपोटेनस चेंज नहीं, क्या चीज़ फ्लिप हो जाती है, तो परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको हटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और ये फिर 3 रेशियो ये, और फिर 3 रेशियो इसके उल्टे, ये हुआ H/B, ये हुआ H/B, ये हुआ B/B। अब तीनों रेशियो को ना हमने अलग से एक नाम देके रखा है। इसको एक अलग नाम दिया हुआ है, इसको एक अलग नाम दिया हुआ है, इसको एक अलग नाम दिया हुआ है, इसको एक अलग नाम दिया है, अलग नाम, अलग नाम, ठीक है। अब वो नाम क्या है, देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो कि है थीटा। अब ये 30 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ और इसके आगे मैंने
चीज़ लिख दी साइन, ठीक है। तो अब ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो फिर जैसे मैंने बोला साइन थीटा, इसका मतलब जिस भी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी उसका थीटा है वो 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, उस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगा ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूँगा। बस इतनी बात है। यानी कि साइन जो है ना यहाँ पे एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा। साइन इज एक्टिंग एज एन ऑपरेटर, इट एक्ट्स एज एन ऑपरेटर। जैसे कि आप प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करते हैं, तो ये प्लस क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर है। जब आप दो नंबर लेते हो, सपोज 3 और 4, उसके बीच में प्लस करते हो, ये लगा देते हो, आपने ये ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। वैसे ही एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, जिसमें ये थीटा कुछ भी एक पार्टिकुलर एंगल है। तो अगर मैंने उसके आगे का साइन ऑपरेटर लगा दिया, इसका मतलब मुझे उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी सेकेंड वीडियो में ना हम सेकेंड साइन एक्चुअली है क्या, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस नाम देख लेते हैं। साइन थीटा मतलब किसका रेशियो लेना है हमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। वैसे ही अगर मैं कोस लगा देता हूँ, इसी ट्रायंगल के बारे में बात हुई है, थीटा, अगर मैंने लगा दिया, लिख दिया कोस थीटा, इसका मतलब मुझे लेना है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो।